Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Nursing Universe. Today we are going to discuss about introduction to nursing research. जो नर्सिंग रिसर्च है पुराने टाइम पे या फिर प्रीवियस ईयर में नर्सिंग रिसर्च का इतना ज़्यादा रोल नहीं था नर्सिंग फील्ड में, बट अब जैसे जैसे एडवांस स्टडी होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम आगे होता जा रहा है, तो नर्सिंग फील्ड में रिसर्च का काफ़ी अच्छा रोल होने लगा है। मीन्स जो नर्सेज है अब वो एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करने लगी है पेशेंट को, और रिसर्च का अच्छा नॉलेज जो है वो जनरेट होता जा रहा है। फाइन, जैसे एजुकेशन की फील्ड में हो या क्लिनिकल फील्ड में हो, नर्सेज जो है वो एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करने लगी है। फाइन, इसका कोई डाउट नहीं है कि जो नर्सिंग रिसर्च है वो एक एसेंशियल डिसिप्लिन है हमारी फील्ड में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। मतलब रिसर्च की क्या मीनिंग होती है। रिसर्च जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड अगेन। ये जो है वो रिसर्च की इटामोलॉजिकल मीनिंग है। इटामोलॉजिकल मीनिंग मतलब हमारे पास एक वर्ड है, हमने उस वर्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब हमने इस वर्ड को ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करके फिर हम अलग अलग से उसकी मीनिंग को समझेंगे और मीनिंग को जोड़ के उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग को बनाएंगे। फाइन, इसमें हमारे पास दो वर्ड है, री एंड सर्च। री प्लस सर्च। री वर्ड मीन्स अगेन एंड सर्च वर्ड मीन्स फाइंडिंग। दैट्स मीन अगेन फाइंडिंग द नॉलेज एंड फैक्ट दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड। मतलब हमने ऐसे नॉलेज को, ऐसे फैक्ट को फाइंड आउट करना है जो कि पहले से एग्जिस्ट तो है बट उनके बारे में या तो कम स्टडी हुई करी है या तो इनएडिक्वेट स्टडी हुई है। तो हमने क्या करना है, उसको अगेन सर्च करना है, अगेन फाइंड आउट करना है ताकि हम उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। दैट मीन्स रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। सी, रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड है, और सिस्टमेटिक मीन्स ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। हम लास्ट स्टेप को पहले अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना एंड लास्ट स्टेप है एनालिसिस और रिपोर्टिंग। हम रिपोर्टिंग पहले नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना रहेगा। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फर्दर स्टेप मूव करके, लाइक रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू करके उसको, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाना, हाइपोथेसिस बनाना, देन एनालिसिस, रिसर्च, एनालिसिस, ऐसे ऐसे हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। तो मैं इसको आगे समझाऊंगी। फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन। पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। दैट मीन्स रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब हम एक एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, एप्रोप्रिएट नॉलेज ढूंढते हैं, किसके ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। और हम ये भी कह सकते हैं ये एक आर्ट है, साइंटिफिक आर्ट है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का। स्टेप वाइज स्टेप हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका एक आर्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नर्सिंग में जो है वो एक डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है। नर्सिंग में हमें क्या चाहिए होती है, दो या दो से ज़्यादा डेफिनेशन चाहिए होती है, तभी हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फाइन, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो दी है डॉक्टर स्लेसिंगर एंड मिस्टर स्टेफनसन ने। दे सेट रिसर्च, और दे डिफाइन रिसर्च एज अ द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट और सिंबल फॉर पर्पज ऑफ जनरलाइजेशन to extend correct verified knowledge, aid in construction of theory in practice of an art। मतलब जो स्लेसिंगर और स्टीफनसन कहते हैं कि जो रिसर्च है उसमें क्या होता है, उसमें हम मैनिपुलेट करते हैं किसी थिंग को, किसी चीज़ को, कंसेप्ट को और सिंबल्स को। उसको क्या करनी है, हमने जनरलाइजेशन करनी है। जनरलाइजेशन मीन्स एक स्पेसिफिक होता है, एक जनरल होता है। स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज़, और जनरल में क्या होता है, जनरल में सब कुछ आ जाता है। मान लो एक क्लास है और कॉलेज के बच्चे हैं। फाइन, जो कॉलेज के बच्चे हैं और एक पर्टिकुलर क्लास है वो क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक आ जाएगी, और सारे कॉलेज के बच्चे क्या आ जाएगा, जनरल पॉपुलेशन आ जाएगी। फाइन, उसमें क्या करना, हमने एक्सटेंड करना है, करेक्ट करना है और वेरीफाई करना है किसको, नॉलेज को। जो भी हमें नॉलेज मिलता है उसको हमने एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, उसको करेक्ट करना है और वेरीफाई करना है। और वो नॉलेज जो है वो कहाँ हेल्पफुल होता है, हमें एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर इन प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। मतलब मान लो अगर हमने कोई नर्सिंग रिसर्च की, उस नॉलेज को हमने एक्सटेंड किया, वेरीफाई किया और करेक्ट किया, और जो हमने रिसर्च की वो कहाँ यूज़ हुई, या तो उसको हमने थ्योरी में, नर्सिंग थ्योरी में हमने यूज़ किया, या तो फिर हमने कहाँ यूज़ किया उसको, प्रैक्टिस में, मीन्स क्लिनिकल एरिया में हमने उसको यूज़ किया। फाइन, आई होप आपको क्लियर होगा।
अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा, या फिर हम अपनी प्रॉब्लम को भी कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले सोर्स है हमारे पास ट्रेडिशन, एंड नेक्स्ट सोर्स है अथॉरिटी, थर्ड सोर्स है पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, लॉजिकल रीजनिंग एंड बोरोइंग, रोल मॉडलिंग, इंट्यूशन, एम्पेरिकिज्म। ओके, अब हम इनको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन में हमारे कल्चर्स आते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं जो कि हम पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं। जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे सोसाइटी हमें नॉर्म्स सिखाते हैं, कल्चर सिखाते हैं, या फिर रूल्स सिखाते हैं अपने सोसाइटी के, अपने कम्युनिटी के, वो सब कहाँ आ जाता है, ट्रेडिशन में। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज ये है कि हम कोई भी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये बहुत टाइम लेता है अगर हम ज़ीरो से प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद ये कॉमन फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम अपने इनहेरिटेड कस्टम से, अपने कल्चर से, अपने नॉर्म्स से जो है वो नॉलेज लेते हैं, तो क्या करते हैं, ये एक कॉमन फाउंडेशन प्रोवाइड करती है और ट्रूथ को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। फाइन। और एक यूज़फुल सिचुएशन जहाँ पे इमीडिएट, अगर हमें कोई इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है, वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी में जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बुक्स होती है, हम उनसे लर्न करते हैं या फिर उनसे नॉलेज गेन करते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई स्पेशलिस्ट है, हम उससे नॉलेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बीमार होते हैं या कोई इलनेस हमें हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमारी कार में कोई इशू हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के पास जाते हैं। फाइन। तो हर एक अथॉरिटी जो होती है वो अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसमें ये एडवांटेजेस ये है कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करती है, और जो नॉलेज है वो अनचैलेंज्ड है, मतलब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फाइन। अब उसके बाद है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो अथॉरिटीज़ होती है वो समटाइम्स रिलायबल नहीं हो सकती है, और अथॉरिटी जो होती है वो लीस्ट रिलायबल कंसीडर की जाती है एविडेंस प्रैक्टिस में। अगर हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें वो लीस्ट रिलायबल कंसीडर की जाती है। फाइन। उसके बाद है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस में जो होते हैं वो जिन फंक्शनल सोर्सेज से हम फैमिलियर है, और इसमें हमारी एबिलिटी आ जाती है कि हम चीज़ों को कितना जनरलाइज कर सकते हैं, चीज़ों को कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या फिर रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। फाइन। हम अपने ऑब्जर्वेशन से प्रिडिक्शन कैसे बना सकते हैं। और एक ये जो है ना, एक प्रोडक्ट है ह्यूमन की क्रिटिकल थिंकिंग का। अगर जो ये ह्यूमन है उसकी क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ तक जा सकती है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एक्सपीरियंस मेथड से। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव अप्रोचेस यूज़ करता रहता है, मेथड यूज़ करता रहता है, जब तक वो अपने पर्टिकुलर गोल तक नहीं पहुंच पाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है E.L. थॉर्नडाइक की फेमस थ्योरी लर्निंग की जो उसने दी थी। उसमें ये क्या करता था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था केज का, मतलब पिंजरे में एक बिल्ली को डाला था, और बिल्ली को क्या करना होता था, उसमें एक पुल होता था। जब तक वो पुल को प्रेस नहीं करती थी तो दरवाज़ा ओपन नहीं होता था। जब वो पुल को प्रेस करती थी तो जो पिंजरा था, जो केज था, उसका डोर जो होता था वो ऑटोमेटिकली खुल जाता था, और फिर जो कैट है उसको क्या मिल जाता था, फूड मिल जाता था। जब वो कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को रिपीट करती रहती है तो वो फिर लास्ट में वो इधर उधर नहीं जाती, वो डायरेक्टली पुल को जाती है, उसको प्रेस करती है, डोर ओपन होता है तो फूड मिल जाता है। मीन्स जो E.L. थॉर्नडाइक है वो इसमें ये कहना चाहता है, जब हम कोई सीखते हैं या फिर जब कोई इंडिविजुअल कोई चीज़ लर्न करता है तो वो कैसे करता है, ट्राई करता रहता है, एट द एंड ऑफ वो उस पर्टिकुलर लर्निंग को सीख लेता है या फिर पर्टिकुलर स्किल्स को सीख लेता है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग एक मेथड होता है जिसमें हम अपने सारे एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को, नॉर्मल सिस्टम ऑफ थॉट को कंबाइन करके हम रीजनिंग कर पाते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप की रीजनिंग आती है। फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड वन इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। फाइन। डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या आता है,
इसमें हमारे पास एग्जांपल ऐसे, अगर एक नर्स है, फाइन, उस नर्स ने क्या देखा कि जब एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको क्या होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, वो क्या करने लगता है, एंजियस बिहेवियर शो करने लगता है। तो उसने ये अज्यूम कर लिया या फिर जनरलाइज कर लिया कि जब बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उन्हें क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो उसने क्या किया, जनरलाइज किया, एक स्पेसिफिक बच्चे से क्या कर दिया, सभी जनरल पॉपुलेशन पे उसने ये चीज़ अप्लाई कर दी। जब एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो एंजाइटी शो करता है, स्ट्रेस शो करता है, फाइन। नेक्स्ट जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स इसमें हम चीज़ों को जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक की ओर प्रिडिक्ट करते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं, जब बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसे क्या हो जाती है, अपने पेरेंट्स से सेपरेशन एंजाइटी होती है। और उससे हमने एक स्पेसिफिक बच्चे को देखा कि वो उसे तब सेपरेशन एंजाइटी हो रही है जब वो हॉस्पिटल के रूम में, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में अपने पेरेंट्स से अलग है, फाइन। तो हम जनरली ये जनरलाइज तो कर लेते हैं कि बच्चे को एंजाइटी हो रही है, बट स्पेसिफिक बच्चे को अलग अलग चीज़ों से एंजाइटी हो सकती है। किसी को अपने पेरेंट्स से सेपरेशन की एंजाइटी और किसी को हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से एंजाइटी होती है, फाइन। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक एक्सेप्टेबल सिस्टमेटिक सोर्स है नॉलेज का, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि ये सूटेबल नहीं है जहाँ पे हमें अक्यूट सिचुएशन या इमीडिएट सिचुएशन में हमें रिजल्ट चाहिए होता है या फिर नॉलेज चाहिए होता है। तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, क्योंकि चीज़ों को अज्यूम करने में या फिर चीज़ों की प्रिडिक्शन करने में हमें टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें क्या करनी होती है, हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है बोरोइंग। जो नर्सिंग एक प्रोफेशन है, इसमें हम डिफरेंट फील्ड से नॉलेज को बोरो करते हैं, मतलब डिफरेंट नॉलेज से हम नॉलेज को जो क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसमें हम कहाँ से, मेडिसिन फील्ड से करते हैं, पैथोलॉजी से, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सब ब्रांचेस को मिला के क्या बनता है, एक नर्सिंग बनता है। नेक्स्ट जो है वो है रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग मीन्स हम कहाँ से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा एक एक्सपर्ट रोल मॉडल होता है। लाइक कोई स्टूडेंट है, वो अपने प्रिंसिपल की तरह बनना चाहता है, वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो उसको अपना रोल मॉडल बनाता है, तो वो उससे नॉलेज गेन करेगा। और उसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन को हम गट फीलिंग भी बोल सकते हैं। जहाँ पे कोई भी सोल्यूशन काम नहीं आता, वहाँ पे इमिडिएटली विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग वहाँ पर क्या आती है, हमारी इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग काम आ जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक डीप थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें हमें डीप नॉलेज मिल सकता है, फाइन। इट इंडिकेट एक्सपर्टीज़ ऑफ एन प्रोफेशनल, मतलब ये एक्सपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। और उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं होता। जो बहुत से पीपल जो हो जाते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी गट फीलिंग से। नेक्स्ट है एम्पेरिकिज्म, और हम रिसर्च भी बोल सकते हैं। एम्पेरिकिज्म और रिसर्च एक नॉलेज होता है जो कि गेन कहाँ से होता है, जब हम किसी भी चीज़ की केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, थिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं और वेरिएबल्स को साइंटिफिक मेथड से इवेलुएट करते हैं। वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, रिसर्च को रिपीट करते हैं, तो उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एम्पेरिकिज्म रिजल्ट आ जाता है। मीन्स हम उस रिजल्ट को अगेन इवेलुएट करेंगे तो हमें एक्यूरेट या फिर रिलायबल आंसर मिलेगा, जैसा कि हमें फर्स्ट टाइम मिला था, फाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पर्पस ऑफ रिसर्च, मतलब जो रिसर्च हम करते हैं उसका क्या पर्पस होता है। सबसे पहला जो पर्पस है वो है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना। रिसर्च हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू एक्सप्लोर एन एरिया और इशू ऑन विच लिटिल प्रीवियस वर्क हैज़ बीन कैरिड आउट, मतलब जो रिसर्च होती है वो हेल्प करती है इन्वेस्टिगेटर को, जो रिसर्चर होता है उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जिसके बारे में प्रीवियस स्टडी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी का बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वो स्टडी करना है। जब हम बिहेवियर और एटीट्यूड को स्टडी कर रहे हैं तो हमने क्या देखना है, हमने क्या एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, फाइन। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया अबाउट समथिंग। स्पेकुलेटिव पर्पस हेल्प रिसर्च टू फॉर्म अ थ्योरी ऑन ओपिनियन फॉर फ्यूचर इम्प्लीकेशन बेस्ड ऑन करंट नॉलेज, मतलब जो स्पेकुलेटिव पर्पस होता है रिसर्च का वो हेल्प करता है रिसर्चर को एक थ्योरी डेवलप करने में अपने करंट नॉलेज से, फाइन। थर्ड वन है डिस्क्रिप्शन।
मतलब किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव वर्क एम टू गैदर इंफॉर्मेशन दैट इलिमिनेट रिलेशनशिप पैटर्न एंड लिंक बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। वेरिएबल्स हम रिसर्च में ले लेते हैं कंपोनेंट, मतलब रिसर्च स्टडी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन पर्पस पे क्या देखते हैं, हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के बीच, इन दो चीज़ों के बीच जो है वो क्या लिंक है या फिर क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड आउट करना है कि लंग कैंसर और स्मोकिंग में क्या रिलेशन है, क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो वो कहाँ से स्टडी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव या फिर डिस्क्रिप्शन स्टडी से हम फाइंड आउट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स रिसर्च ट्राई टू एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सिचुएशन। मतलब जो रिसर्च है वो हेल्प करती है, वो ट्राई करती है कि कोई चीज़ है, कोई दो सिचुएशन है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। नेक्स्ट पर्पस जो है वो रिसर्च का प्रिडिक्शन है। मीन्स जो रिसर्च है वो हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने के लिए, मीन्स भविष्यवाणी करती है पहले ही कि दो सिचुएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स चीज़ों को इवेल्युएट करना, उसके लास्ट में रिजल्ट फाइंड आउट करना। तो रिसर्च हेल्प करती है हमें कोई भी चीज़ के बारे में या फिर कोई भी सिचुएशन के बारे में कि हम उसकी इवेल्युएशन, उसके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होता है। फाइन, 5-5 मार्क्स का आता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके। तो एक गुड रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, मतलब जो रिसर्च है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले है सिस्टमेटिक। मीन जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए। हम रिसर्च को अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सीक्वेंस वाइज चलते हैं। फाइन। नेक्स्ट है लॉजिकल। रिसर्च जो होती है ना वो गाइडेड होती है रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग की, जो हमने पहले पढ़े थे, डिडक्टिव और इंडक्टिव। मतलब स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं और जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। रिसर्च अगर लॉजिकल नहीं है तो वो एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाती है। फाइन। नेक्स्ट है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मीन्स सिम्टम बेस्ड। अगर हम उस चीज़ को, उस रिसर्च को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अगेन एंड अगेन उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल मीन्स जो रिसर्च स्टडी है उसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकें, रेप्लिकेशन कर सकें, और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एम्पेरिकिज्म मतलब सिम्टम बेस्ड, एंड रेप्लिकेबल मतलब उसकी हम रेप्लिकेशन कर सकें। अगर हम उसको बार बार रेप्लिकेबल कर रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट वही सेम आ रहा है, तो दैट्स मीन्स यूर रिसर्च स्टडी इज़ रेप्लिकेबल। फाइन। नेक्स्ट है लीड्स टू जनरलाइजेशन। मीन्स गुड रिसर्च एम टू डेवलप द प्रिंसिपल एंड थ्योरी विच हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन विद गुड वैलिडिटी। इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च है, जो एक अच्छी रिसर्च होती है, उसमें क्या हो जाता है, मतलब जो वो रिसर्च है उसको हम वाइड एरिया में यूज़ कर सकें, जिससे हम एक थ्योरी डेवलप कर सकें, और जो थ्योरी हम डेवलप कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली भी यूज़ कर सकें। फाइन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मीन जो रिसर्च है हमारी, वो हमारे पर्सनल सब्जेक्टिव बायस और प्री जस्टिस इमोशनल के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए। हम अपनी स्टडी में बयास नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जेंडर बायसनेस पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें इक्वल नंबर ऑफ़ मेल एंड फीमेल लेने पड़ेंगे। अगर हम ज़्यादा मेल लेते हैं या फीमेल लेते हैं, या फिर खुद हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ीमेल हूँ, अगर मैं फ़ीमेल बन के स्टडी में फ़ीमेल को प्रेफरेंस दूंगी, तो इसका मतलब मैं क्या हो रही हूँ, बायास हो रही हूँ। फाइन। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स है, या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं एक गुड रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो रिसर्च होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। मीन जो हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट की है तो उसका हमें सल्यूशन मिलना चाहिए। बेस्ड ऑन एथिकल नॉर्म, जो रिसर्च है वो एथिकल नॉर्म पे बेस्ड होनी चाहिए। एडवांस साइंटिफिक नॉलेज, उसमें एडवांस साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। डन बाय ट्रेन पर्सन, जो रिसर्च है वो ट्रेन पर्सन के थ्रू ही होनी चाहिए। अगर कोई न्यूली स्टूडेंट भी रिसर्च को कर रहा है तो वो कहाँ होनी चाहिए, एक ट्रेन गाइड के अंदर होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली, जो रिसर्च है वो अच्छे से क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, जो रिसर्च है वो सिंपल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ओके।
थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे बताएं।